हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज आपके लिए एक मास्टरपीस मूवी का एक्सप्लेनेशन लाया हूँ, तो प्लीज इसे आखिर तक देखिए और कमेंट में बताइए एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगा। जेनसॉक की आंखें खुलती है तो वो कार में होता है। उसके पास बैठी औरत उसे जगा हुआ देख उससे बड़े प्यार से पेश आती है। जेनसॉक समझ जाता है वो उसकी माँ एमी है। उसके फादर चोई कार चला रहे होते हैं तो उसका बड़ा भाई युआन फ्रंट सीट पे बैठा है। जेनसॉक के समझ में नहीं आता उसे उसकी अपनी फैमिली अजनबी सी क्यों लग रही है। युआन अपने फादर से कहता है कि हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। इस बात को लेके शायद जेनसॉक ओवर एक्साइट हुआ है। अब ये लोग उनके नए घर पहुंचते हैं तो घर को देख के जेनसॉक को लगता है कि वो इस घर को पहचानता है, मानो पहले कभी वो इस घर में आया था। युआन उससे पूछता है क्या उसे ये घर अच्छा लगा। जेनसॉक हाँ कहता है। जेनसॉक को याद है उसका ये बड़ा भाई पढ़ाई में स्कॉलर था। बड़ी यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन किया था। सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि म्यूजिक और स्पोर्ट्स में भी वो अव्वल रह चुका है। स्कूल के वक्त तो लड़कियां युआन की दीवानी हुआ करती थी। युआन एक आदर्श लड़का था, ना सिगरेट ना ड्रिंक्स, उसे किसी चीज की लत नहीं थी। वो कॉलेज में मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था और इसी बात से जेनसॉक अपने बड़े भाई से हमेशा इंप्रेस रहा। युआन के बिल्कुल उल्टा जेनसॉक था। पढ़ाई के टेंशन से उसका हमेशा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ करता था। उसकी इस बीमारी को लेके उस पे इलाज भी चल रहा था और मेडिसिन भी। 1 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट में युआन घायल हुआ था, जिसकी वजह से वो राइट पैर से थोड़ा लंगड़ा के चलता है। अब नए घर में सामान लगाया जाता है। युआन दीवार पे 1997 का कैलेंडर लगाता है। महीना चल रहा है मई का। तभी जेनसॉक की नजर एक बंद कमरे की तरफ जाती है। युआन बताता है उसमें पुराने घर मालिक का सामान पड़ा है, 1 महीने बाद वो उसे ले जाएगा। तब तक युआन को जेनसॉक का कमरा ही शेयर करना पड़ेगा। तभी अचानक मूवर्स और पैकर वाला आदमी सरप्राइज होके जेनसॉक से पूछता है क्या युआन तुम्हारा बड़ा भाई है, क्योंकि वो छोटा और तुम बड़े लगते हो। तभी युआन आके उस आदमी को रोकता है। रात को सब खाना खाने डाइनिंग टेबल पे जमा हो जाते हैं। जेनसॉक उस बंद कमरे को लेके अभी भी क्यूरियस है। चोई कहता है कि वो उस रूम को ना खोले। तभी अचानक उस रूम से अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो युआन से पूछता है कि क्या उसने वो आवाजें सुनी, मगर युआन ने तो कोई आवाज नहीं सुनी। चोई और एमी भी यही कहते हैं कि उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी। रात को जेनसॉक सोने के पहले डिस्कमैन पे गाना सुनने लगता है कि फिर से उस रूम से वही अजीब आवाजें आने लगती है। तो अब जेनसॉक उस रूम का दरवाजा खोलने आगे बढ़ता है कि युआन पीछे से आके उसे रोकता है। जेनसॉक उसे अंदर से आती आवाजों के बारे में बताता है, मगर रूम तो बाहर से लॉक है, शायद अंदर चूहा होगा। ये कह के युआन बात को टाल देता है। तो अब युआन जेनसॉक का मूड चेंज करने के लिए उसे घर के पास ही के एक हिल पे लेके जाता है। दोनों हिल पे सिटी लाइट्स एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी युआन को उनके फादर चोई का कॉल आता है। किसी पेपर को लेके वो उसे घर बुलाते हैं। युआन जेनसॉक को वहां रुकने कह के घर की तरफ निकलता है कि कुछ लोग उसका रास्ता रोकते हैं और जबरदस्ती उसे कार में डाल के अपने साथ ले जाने लगते हैं, जिस बात पर उनमें हाथापाई होती है। हिल से जेनसॉक को देखता है और अपने भाई को बचाने भागता है, मगर वो लोग युआन को कार में डाल के ले जाते हैं। जेनसॉक कार का नंबर नोट करता है। अब भागते हुए वो घर आता है और ये बात वो अपने मम्मी डैडी को बताता है। ओवर प्रेशर में वो वहीं पे बेहोश होके गिरता है। अब सपने में वो किसी का मर्डर होते हुए देखता है। अब जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो उसकी बेडरूम में होता है। एमी बताती है कि युआन के किडनैपिंग की रिपोर्ट उन्होंने पुलिस में की है। तो अब 2 डिटेक्टिव जेनसॉक से पूछताछ करने आते हैं। जेनसॉक उन्हें कार का नंबर देता है तो एक डिटेक्टिव कहता है कि पूरे कोरिया में किसी भी कार का नंबर ऐसा है ही नहीं, ये गलत नंबर है। उन्हें लगता है कि बारिश की वजह से जेनसॉक ने कुछ गलत पढ़ लिया होगा। डिटेक्टिव उसे याद दिलाता है कि उसे दिमागी प्रॉब्लम भी है, जिससे जेनसॉक चिढ़ जाता है। अब डिटेक्टिव फोन रिकॉर्डिंग डिवाइस घर के फोन को कनेक्ट करते हैं ताकि किडनैपर का कॉल आया तो वो एक्शन ले सके। 1 दिन 2 दिन ऐसा करते करते 15 दिन गुजरते हैं, मगर किसी किडनैपर का कॉल नहीं आता। जेनसॉक समझ नहीं पाता उसके भाई को क्यों किसी ने किडनैप किया। रात को जेनसॉक को फिर से वही सपना आता है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है। सपने में दिख रहा मर्डरर उसे जाना पहचाना लगता है। तो दूसरी ओर बंद रूम से आती अजीब आवाजें जेनसॉक की नींद हराम कर देती है। अब सपने में उसे एक घायल औरत भी दिखने लगती है। यहाँ 19वें दिन युआन घर लौट आता है। उसे याद नहीं पिछले 19 दिन में उसके साथ क्या हुआ। किडनैपरों ने दिए हुए शॉक का शायद वो असर था। रात को सब सोने के बाद युआन कहीं चला जाता है, मगर सुबह वो फिर से अपने बेड पे होता है। यहाँ रोज की तरह जेनसॉक सुबह अपनी मेडिसिन लेने जाता है, मगर वो उसके हाथ से गिर के किचन कपबोर्ड के नीचे चली जाती है। तो जेनसॉक उसे लिए बगैर ही ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। खाते वक्त जेनसॉक युआन से पूछता है कल रात तुम कहाँ गए थे। युआन कहता है मैं कहीं नहीं गया था,
मैं तो बेड पे सो रहा था। अब जब युआन जाने लगता है तो जेनसॉक नोटिस करता है कि युआन राइट पैर से नहीं बल्कि लेफ्ट पैर से लंगड़ाते हुए चल रहा है। युआन से पूछने पर वो उल्टा जेनसॉक से कहता है ये तुम्हारा वहम है। अब रात को युआन जल्दी सो जाता है तो जेनसॉक की स्टडी टेबल पे ही आंख लग जाती है। रात के करीब 12:30 बजे युआन अचानक उठता है और टेबल पे सो रहे जेनसॉक की आंखों तक पेंसिल का नुकीला लीड ले जाके कंफर्म करता है कि वो सो रहा है। उसके बाद वो घर के बाहर निकल जाता है, मगर जेनसॉक भी सोने का ढोंग कर रहा होता है। वो युआन के पीछे पीछे घर के बाहर आता है और देखता है कि अब युआन ने लंगड़ना बंद किया है। युआन जैसे ही टैक्सी पकड़ के कहीं जाता है तो जेनसॉक भी दूसरी टैक्सी पकड़ के उसका पीछा करने लगता है। अब युआन एक मार्केट में आता है। जेनसॉक मार्केट की उन गलियों में उसका पीछा करने लगता है। तभी वो युआन को दो लोगों से मिलते हुए देखता है, जिनको देख के जेनसॉक शॉक होता है, क्योंकि वो दो लोग कोई और नहीं बल्कि वही डिटेक्टिव है जो युआन के किडनैपिंग की तहकीकात करने आए थे। वो युआन को बॉस कह के बुलाते हैं। अब जैसे ही युआन आगे मुड़ता है तो जेनसॉक उसके पीछे जाता है, मगर एक जगह ये दो डिटेक्टिव जेनसॉक को पकड़ लेते हैं। तो अब जेनसॉक उनसे बच के भागने लगता है। काफी चेस के बाद वो उनसे पीछा छुड़ाने में कामयाब होता है, मगर अगले ही पल खुद युआन पीछे से क्लोरोफॉर्म सूंघा के उसे बेहोश करता है। दूसरे दिन जेनसॉक की आंखें खुलती है तो वो अपने स्टडी टेबल पे होता है तो पास ही बेड पे युआन सो रहा होता है, जिसे देख के जेनसॉक डर जाता है। अब डरा हुआ जेनसॉक बाथरूम में अपने आप को बंद कर देता है। युआन उसे दरवाजा खोलने बोलता है तो जेनसॉक उससे पूछता है कि उसकी असलियत क्या है। वो उसे रात का पूरा वाकया बताता है। युआन उससे कहता है उसने कोई सपना देखा होगा, तो उस पर जेनसॉक उससे कहता है कि उसने सोने का ढोंग किया था। जेनसॉक को अब लगने लगा है कि ये कोई बहुरूपिया है जो उसके भाई का रूप लेके आया है। वो पास ही पड़ा पाइप उठा के युआन को मारने जाता है, मगर युआन उसे रोकते हुए कहता है कि वो जो बता रहा है वो उसका वहम है, वो रात को कहीं नहीं गया था। वो जेनसॉक से पूछता है क्या तुमने तुम्हारी मेडिसिन ली थी। जेनसॉक को याद आता है कि उसकी मेडिसिन की टैबलेट तो वार्डरोब के नीचे गिरी थी, जो वो लेना भूल गया था। तो अब उसे लगने लगता है कि कल रात उसने जो देखा वो उसके दिमाग का खेल हो सकता है। तो वो युआन को सॉरी कहता है, मगर युआन के जाते ही उसे स्टडी टेबल पे पड़ा पेंसिल का लीड दिखाई देता है, जो देख के अब उसे यकीन होता है कि कल रात वाली बात सच थी, उसके दिमाग का खेल नहीं था। अब वो ये बात अपनी माँ को बताता है। वो सुन के एमी पूरी तरह शॉक हो जाती है। जेनसॉक एमी से कहता है कि वो पहले युआन की सच्चाई जान लेंगे, बाद में वो ये बात डैडी को बताएंगे। जेनसॉक कंफर्म हो चुका है ये युआन उसका भाई नहीं। वो जैसे ही अपने रूम में आता है वो उस बंद रूम से अजीब आवाजें आती सुनता है। वो बैट लेके उस रूम के अंदर जाता है तो फंदे से लटकता युआन उसे दिखाई देता है, मगर ये सब जेनसॉक का सपना होता है। तभी वो माँ को फोन पे किसी से बातें करते हुए सुनता है। वो किसी से कह रही होती है कि जेनसॉक हमारी सच्चाई जानने लगा है तो वो घर जल्दी आए। जेनसॉक चुपके से उसकी बातें सुनने लगता है तो पता चलता है वो युआन से बात कर रही है। वो देख के जेनसॉक शॉक होता है कि उसकी माँ भी युआन से मिली हुई है। तभी एमी को शक होता है कि जेनसॉक उसकी बातें सुन रहा है। वो कंफर्म करने के लिए जेनसॉक के बेडरूम की तरफ जाने मुड़ती है, मगर जेनसॉक बाथरूम में छुपा होता है। तो अब माँ का शक दूर करने के लिए उसे किसी भी हालत में माँ के पहुंचने के पहले बेडरूम तक पहुंचना होगा। तो वह बाथरूम की विंडो से बाहर आके पाइप के जरिए बड़ी मुश्किल से बेडरूम की विंडो तक पहुंचता है, मगर बैड लक, विंडो अंदर से बंद है। यहाँ एमी बेडरूम तक पहुंचने वाली होती है कि उसे किसी पार्क का फोन आता है। वो उस पार्क को तुरंत घर आने बोलती है। अब एमी जैसे ही जेनसॉक के बेडरूम में आती है तो वो जेनसॉक को बेड पे सोया हुआ देखती है, जो पसीने में लथपथ है। एमी के जाते ही जैसे ही जेनसॉक बेड से उठता है तो वो एमी को सामने खड़ा देखता है। वो जेनसॉक से कहती है गीले कपड़ों में बेड पे सोया नहीं करते। अब वो जेनसॉक को रूम में लॉक करके चली जाती है। जेनसॉक समझ जाता है वो किसी साजिश का शिकार बनने जा रहा है। यहाँ एमी किसी चैंग को कॉल करके बताती है कि हमारा पोल खुल चुका है। यहाँ जेनसॉक बेडरूम की विंडो से बाहर कूद के भागने की कोशिश करता है तो सामने से आता चोई उसे रोक लेता है। चोई जेनसॉक से कहता है तुम्हें घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तभी एमी भी बाहर आ जाती है तो पीछे से और एक आदमी भी जेनसॉक को रोकने आता है। जेनसॉक जान जाता है ये लोग उसके पेरेंट्स नहीं कोई और है, इनका इरादा कुछ और है। अगले ही पल वो चोई को धक्का देके वहां से भागता है तो एमी उस आदमी को जेनसॉक को पकड़ने भेजती है। जेनसॉक उस आदमी से बच के भागने लगता है। वो आदमी जेनसॉक को पकड़ने वाला होता ही है कि किस्मत से एक स्कूटर उस आदमी से टकराती है तो जेनसॉक पुलिस की कार से टकराते टकराते बच जाता है। पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले आती है। जेनसॉक ऑफिसर को बताता है कि कुछ लोगों ने उसे पिछले 1 महीने से घर में कैद करके रखा था और वो उसकी फैमिली होने का ढोंग कर रहे थे। ऑफिसर उससे पूछता है वो ऐसा क्यों कर रहे थे, मगर जेनसॉक खुद ही नहीं जानता तो वो क्या बताता। तो अब ऑफिसर सोशल आईडी से जेनसॉक के डिटेल्स निकालते हैं।
वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे नाम का कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है और ना ही कोई क्रिमिनल रिपोर्ट। तुम्हारी बर्थ डेट 1977 है, मतलब तुम 41 ईयर के हो। वो सुन के जेनसॉक चौंक जाता है। वो उनसे कहता है मेरी बर्थ डेट 1977 जरूर है, मगर मैं 41 का नहीं 21 साल का हूँ। ये 1997 चल रहा है। वो सुन के पूरा पुलिस स्टेशन उसकी तरफ देखने लगता है। ऑफिसर हंसते हुए उससे कहता है वो दीवार पे लटकता कैलेंडर देखो, 2017 का साल चल रहा है। उनकी वो बातें सुन के जेनसॉक शॉक होता है। तभी टीवी पे न्यूज चलने लगती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप कोरिया के प्रेसिडेंट मून से मिलने कोरिया आए हैं, जो 2017 की लाइव न्यूज है। अब जेनसॉक मिरर में अपना चेहरा देखता है, जिसे देख के सिर्फ वही नहीं बल्कि हम भी शॉक होते हैं, क्योंकि मिरर में हमें कोई अधेड़ उम्र का शख्स दिखाई देता है, 21 साल का नौजवान नहीं। जेनसॉक बिना कुछ बोले पुलिस स्टेशन से निकलता है और उस घर पहुंचता है, क्योंकि वो सच्चाई जानना चाहता है। अब वो जैसे ही ऊपर आता है, उसे उस बंद रूम से आती गाने की धुन सुनाई पड़ती है। वो रूम के अंदर आता है तो वहाँ जमीन पे खून में लथपथ पड़ा एक पुतला दिखाई देता है। पास ही एक चाकू पड़ा होता है। वो सोच में पड़ जाता ही है कि पीछे से वहाँ पे युआन, एमी और चोई आता है। जेनसॉक जानना चाहता है ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। युआन उससे कहता है सिर्फ यही नहीं, तुम्हें बहुत कुछ जानना जरूरी है। अब युआन बताता है ठीक 20 साल पहले दिसंबर 20, 1997 को इसी रूम में एक फैमिली का ब्रूटली मर्डर हुआ। मर्डर एक औरत और उसकी 13 साल की लड़की का हुआ था। घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस उस केस को सॉल्व नहीं कर पाई। वो डबल मर्डर मिस्ट्री बन के रह गया। नेशनल पुलिस एजेंसी भी केस सॉल्व करने में नाकामयाब रही। जैसे सालों गुजरे, लोग भी उस मर्डर को भूल गए। स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन के बाद तो केस का कोई मतलब ही नहीं रहा, मगर विक्टिम की फैमिली उस इंसिडेंट को भुला नहीं पाई। उन्होंने मुझ जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया। 4 साल की तहकीकात के बाद हम तुम तक पहुंचे। हमें पूरा यकीन था तुम ही किलर हो। काफी टॉर्चरिंग के बाद भी तुमने मुंह नहीं खोला। जेनसॉक कहता है मैं किसी का मर्डर कर ही नहीं सकता। युआन कहता है तुम्हारी बातों से ये कहीं भी नहीं लग रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, मगर मुझे पक्का यकीन था वो मर्डर तुम ही ने किए थे। विक्टिम की फैमिली बिना सबूत के मानने को तैयार नहीं थी कि तुम ही मर्डरर हो। वो जानना चाहते थे मर्डर तुमने अकेले ने किया था या किसी के कहने पे किया था, मगर एमनेशिया की वजह से तुम अपनी मेमोरी गवा चुके थे। तुम्हें 1997 के पहले की कोई भी बात याद नहीं थी, तो हम तुमसे क्या उगलवाते। फिर हमने एक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया, डॉक्टर पार्क, जो जाने माने साइकेट्रिस्ट है। फोरेंसिक हिप्नोसिस के जरिए सुराग ढूंढ निकालने में वो माहिर है। क्योंकि तुम 1997 के पहले की यानी मर्डर इंसिडेंट के पहले की सब मेमोरी भुला चुके थे, तो पार्क ने हमारे सामने एक आइडिया रखी कि तुम्हारी मेमोरी को 1997 के उस मर्डर इंसिडेंट के पहले ले जाके खड़ा कर दिया जाए तो शायद कुछ हाथ लगे। तो डॉक्टर के कहने पे हमने तुम्हें डिल्यूजन की मेडिसिन देना शुरू किया। एक्ट्रेस एमी को तुम्हारी माँ बनाया, तो डॉक्टर पार्क तुम्हारे फादर चोई बने और मैं खुद बन गया तुम्हारा बड़ा भाई युआन। पार्क की थियरी के हिसाब से तुम्हें हिप्नोटाइज करके 2017 से 1997 के पीरियड में ले जाया जाएगा। हिप्नोटिज्म की वजह से तुम अपने आप को 41 साल का नहीं बल्कि 21 साल का समझोगे। पार्क ने हिप्नोसिज्म से जान लिया कि 20 साल पहले तुम अपनी असली फैमिली के साथ कार से कहीं जा रहे थे। उसी इंसिडेंट को पकड़ के तुम्हारी मेमोरी में उस फैमिली के बदले इस फैमिली को रिप्लेस किया गया। तुम नींद से जागने के बाद कार से जा रहे थे, मगर इस नकली फैमिली के साथ हमने तुम्हें उसी घर के सामने लाके खड़ा किया जहां तुमने 20 साल पहले मर्डर किया था। इसलिए ये घर तुम्हें जाना पहचाना लगा। उस बंद रूम में हमारे ही आदमी थे जिनकी आवाजें तुम्हें डिस्टर्ब करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। उस रात बरसात भी थी जैसे मर्डर की रात थी। हमने प्लान किया कि मर्डर सीन को रिकंस्ट्रक्ट करके तुम्हारी मरी हुई मेमोरी को फिर से जिंदा किया जाएगा और फिर तुमसे उस रात की सच्चाई जान ली जाएगी। तुम्हें याद होगा उस रात हम दोनों हिल पे थे। पार्क ने मुझे कॉल करके सब रेडी होने का सिग्नल दिया, मगर एक गड़बड़ी हुई। हिल से लौटते वक्त पुलिस मुझे अरेस्ट करके लेके गई। एक पुरानी केस के सिलसिले में उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। मेरी अरेस्ट की वजह से प्लान चौपट हो गया। 19 दिन बाद पुलिस को पैसे खिला के मैं छूट गया। अब हमें फिर से इंतजार था अगली बरसाती रात का, जिसका कोई नामो निशान नहीं था। तब तक दिन खींचने के चक्कर में हिप्नोसिस का प्रभाव कम होते गया और तुम्हें मुझ पे शक होता गया। उस रात एमी को तुमने मुझसे बातें करते हुए सुना
और हमारा पोल खुल गया। अब कहानी प्रेजेंट पीरियड में आती है जहाँ जेनसॉक युआन एने चैंग के साथ कार में बैठा नजर आता है। जेनसॉक युआन एने चैंग से कहता है, तुम लोगों ने खामखा इतनी मेहनत की क्योंकि मैंने किसी का मर्डर किया ही नहीं। चैंग कहता है, तुमने 2 मर्डर किए हैं, इसमें कोई शक नहीं, और जल्दी ही तुम भी मरोगे, वो भी ब्रूटली। जेनसॉक कहता है, मैं नहीं मरूंगा। अब वो अचानक कार का दरवाजा खोल के बाहर जंप करता है तो चैंग कार से उसका पीछा करके उसे कार के नीचे कुचलने की कोशिश करता है, मगर एक जगह चैंग की कार वहां से गुजरती दूसरी कार से टकरा जाती है। चैंग पूरी तरह घायल हो जाता है। जेनसॉक वहां से जाने निकलता है तो तेजी से गुजरता एक टेम्पो उसे उड़ा देता है। सीरियस हालत में जेनसॉक को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। अब जेनसॉक की नजर से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां 20 साल का जेनसॉक अपनी असली फैमिली के साथ कार से कहीं जा रहा है। साथ में उसका असली भाई युआन, डैडी चोई, तो माँ एमी भी है। हंसी मजाक करते हुए चारों जा रहे हैं कि अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में जेनसॉक के माँ बाप दोनों मर जाते हैं तो बड़ा भाई युआन आईसीयू में चला जाता है। उसी वक्त कोरिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। बेचारा जेनसॉक माँ बाप के बगैर सड़क पे आ जाता है। उसे अपने भाई के ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत है, मगर ना उसे लोन मिलता है ना ढंग की नौकरी। जॉब के लिए अप्लाई करते रहना यही उसकी तकदीर बन चुकी है। डॉक्टर नेमोन उसे समझाते हैं कि 6 महीने से तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है, अगर अब उसकी सर्जरी नहीं की गई तो उसे बचाना पॉसिबल नहीं होगा। तो अब जेनसॉक आखिरी रास्ता चुन लेता है। वो अपनी किडनी बेचने का फैसला करता है। एजेंट उसे समझाता है, तुम जवान हो, ऐसा कदम मत उठाओ, इस ऑपरेशन के बाद तुम्हारी जान भी जा सकती है, हौसला रखो। फ्रस्ट्रेट जेनसॉक को समझ में नहीं आता क्या करे। तभी उसे किसी आदमी का मैसेज आता है कि उसके पास जेनसॉक के लिए एक जॉब है। चैटिंग के जरिए वो जेनसॉक से कहता है, काम पूरा हो जाने पर तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मिल जाएंगे। पैसे के लिए जेनसॉक कोई भी काम करने को तैयार है। वो आदमी बताता है कि जेनसॉक को किसी का मर्डर करना होगा। वो पढ़ के जेनसॉक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आदमी मैसेज करता है कि अगर तुम तैयार हो तो मुझे अपना फोन नंबर मैसेज करना। वो आदमी जेनसॉक को 1 दिन का वक्त देता है। बेचारा जेनसॉक मरता क्या ना करता, वो उस आदमी को अपना फोन नंबर मैसेज करता है। अगले ही पल टेलीफोन की रिंग बजती है। फोन पे वही आदमी होता है। वो आदमी जेनसॉक को एक घर का एड्रेस देता है और उसे कहता है वहां जाके उसे एक औरत का मर्डर करना है। जेनसॉक वहां जाता है तो उसे वही पाइप में रखी घर की चाबी मिलती है। आदमी की शर्त ये होती है कि घर में औरत के साथ 2 बच्चे भी होंगे, मगर जेनसॉक को सिर्फ औरत को मारना है, बच्चों को नहीं। जेनसॉक हिम्मत जुटा के घर के अंदर तो जाता है, मगर किसी बेगुनाह का मर्डर करने को उसका दिल तैयार नहीं होता। पैसों के लिए मर्डर करना ये उसके संस्कारों में नहीं था, तो वो वापिस जाने मुड़ता है। मगर तभी वो औरत उसे देख लेती है। जेनसॉक के हाथ में चाकू देख के वो डर जाती है। जेनसॉक उससे कहता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। मगर तभी जेनसॉक की बदकिस्मती से उस औरत की 13 साल की बेटी वहां आती है। हाथ में चाकू लिए खड़े एक अजनबी को देख के वो चिल्लाना शुरू करती है। जेनसॉक उसे चुप रहने कहता है, मगर वो लड़की चिल्लाते हुए ऊपर भागती है। उसे रोकने के चक्कर में चाकू उस लड़की के पेट में घुस जाता है। लड़की वहीं पे मर जाती है। तभी ऊपर आई औरत अपनी लड़की को मरा हुआ देख चीखने लगती है। अब उसे रोकने के चक्कर में चाकू उस औरत के पेट में घुस जाता है। वह औरत भी मर जाती है। किस्मत ने अपना खेल खेला था। एक लाचार के हाथों 2 मासूम लोगों का मर्डर हुआ था। शॉकिंग हालत में वो वहां से जाने निकलता है तो उसके सामने उस औरत का 5 साल का बेटा आता है। बेचारा मासूम जेनसॉक को अंकल समझ बैठता है। जेनसॉक उस बच्चे से कहता है कि वो बेड पे जाके 100 तक गिनती करे, तब तक उसकी माँ उसके पास आ जाएगी। वो बच्चा मासूमियत से बेड पे जाके गिनती करने लगता है। अब जेनसॉक जैसे ही वहां से जाने निकलता है, उसकी नजर दीवार पे लगाए फैमिली फोटो पे जाती है जिसमें उसे डॉक्टर नेमोन दिखाई देता है। मतलब वो फैमिली डॉक्टर नेमोन की थी। डॉक्टर को फोटो में देखते ही जेनसॉक समझ जाता है उसकी मजबूरी का फायदा उठा के डॉक्टर नेमोन ने ही अपनी वाइफ को मारने का काम उस पे सौंपा था। यहाँ डॉक्टर नेमोन हॉस्पिटल की टेरेस पे अपने वाइफ के मौत की खबर आने का इंतजार कर रहा है। तभी उसे उसके लड़के का फोन आता है। वो रोते हुए नेमोन से कहता है कि माँ और सिस्टर खून में लथपथ पड़ी है। नेमोन घर जाने मुड़ता है कि वो जेनसॉक को सामने खड़ा पाता है। जेनसॉक रोते हुए नेमोन से पूछता है कि उसने उसके हाथों ये पाप क्यों करवाया, अपनी वाइफ को मरवाया। नेमोन कहता है, मैं कर्जे के बोझ तले दबा हुआ हूँ। वाइफ के इंश्योरेंस के पैसे ही मेरे बच्चों को सड़क पे लाने से बचा सकते हैं, मगर मैंने तुम्हें सिर्फ वाइफ को मारने कहा था, बेटी को नहीं। अब तुम भी मर जाओ।
इतना कह के नेमोन जेनसॉक का गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है, मगर हाथापाई में वो खुद ही टेरेस पे से नीचे गिर के मर जाता है। इस इंसिडेंट का जेनसॉक पे इस कदर असर होता है कि नर्वस ब्रेकडाउन के चलते वो अपनी पूरी मेमोरी गवा बैठता है। अब मूवी फिर से प्रेजेंट पीरियड में आती है। जेनसॉक की आंखें खुलती है तो सामने चैंग बैठा होता है। अब चैंग जेनसॉक को मारने के लिए पॉइजन का इंजेक्शन निकालता है। जेनसॉक उससे कहता है कि वो मरने के पहले उस बच्चे से सॉरी कहना चाहता है जिसकी फैमिली की मौत का वो जिम्मेदार है। चैंग इंजेक्शन फेंकते हुए कहता है, आखिर तुमने अपना गुनाह मान ही लिया। क्यों मारा तुमने उस फैमिली को? उस डॉक्टर ने ही कहा था ना तुम्हें उसकी वाइफ का मर्डर करने। मैं जानता हूँ। डॉक्टर नेमोन ने वाइफ के मर्डर के 1 महीने पहले उसके नाम से बड़ी अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी। वो बच्चा जानना चाहता है इस मर्डर की सच्चाई। अब चैंग से पता चलता है कि वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद चैंग ही है। पूरी फैमिली की मौत की वजह से उसका बचपन अनाथ आश्रम में गुजरा। इंश्योरेंस के पैसे रिश्तेदार लूट के लेके गए, मगर वो उस आदमी का चेहरा कभी नहीं भूला जो उस रात उसकी माँ और उसके सिस्टर का मर्डर करके चला गया। और जब उसने होश संभाला तो वो उस चेहरे की तलाश में निकला जिसने उसे अनाथ बनाया। और इसीलिए चैंग पहले से कंफर्म था कि जेनसॉक ही उसकी माँ और सिस्टर का हत्यारा है। वो बस हत्या के पीछे की वजह जानना चाहता था। जेनसॉक उससे सॉरी कहता है। चैंग जेनसॉक से कहता है, बस एक बार अपने मुंह से कहो मेरा बाप मेरी फैमिली का हत्यारा है। मगर जेनसॉक उससे क्या कहता? उसके बाप ने अपनी वाइफ को मारने का फैसला इसलिए लिया ताकि चैंग और उसकी सिस्टर सड़क पे ना आ जाए। ना नेमोन ना जेनसॉक, बल्कि वो हालत कसूरवार थे जिन्होंने ये हत्या करवाई। जेनसॉक सारा कसूर अपने सर पे लेते हुए चैंग से कहता है, तुम्हारी फैमिली की हत्या करने का फैसला मेरे अकेले का था। चैंग जेनसॉक से कहता है, तुम कितना भी झूठ कहो मगर सच्चाई मैं जान गया हूँ। मेरा बाप असली कातिल है। अब चैंग जेनसॉक को मारे बगैर ही वहाँ से निकल जाता है। उसके जीने का मकसद पूरा हुआ था तो वो हॉस्पिटल की विंडो से कूद के सुसाइड करता है। तो यहाँ जेनसॉक को भी अपने किए पे पछतावा होता है और वो वही पड़ा पॉइजन का इंजेक्शन खुद को लगवा के मौत को गले लगाता है। मूवी के आखिर में हमें दिखता है उस मर्डर इंसिडेंट के 1 साल पहले ही जेनसॉक और छोटे चैंग की एक पार्क में मुलाकात और दोस्ती भी हुई थी। कोई नहीं जानता किस्मत कब क्या खेल खेलेगी। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, हाइप करो। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।